हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपकी 6 यूनिट्स ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया था वो था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब थर्मोडायनेमिक्स का वो हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा था जो केमिस्ट्री में आता है। तो इसके बाद अब जो यूनिट 7 है वो है इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम नाम की यूनिट है। हालांकि हम इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एक ही यूनिट बनेगी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये 2 यूनिट्स बन जाएंगी। एक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे या इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा यूज़ होने वाला है। एक तो जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे आपको मोल पढ़ाए गए थे, मोलैरिटी वगैरह पढ़ाई गई थी, थोड़ा सा उनका यूज़ होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा यूज़ होगा। एक तो इसका। नंबर 2, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो जहाँ पर आप लोगों ने गैस लॉज पढ़े थे, आइडियल गैस इक्वेशन PV=nRT पढ़ी थी, उसका भी यूज़ होगा। और थोड़ा बहुत यूज़ होगा थर्मोडायनेमिक्स का। तो आपको उन चैप्टर्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो मतलब पीछे के चैप्टर्स आपके किए हुए होंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं किए हुए होंगे तो जो जो टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं उनको आप वहाँ जा करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस एक चैप्टर के लिए आप पीछे के वैसे तो आपके पढ़े हुए होंगे ही, लेकिन एक चैप्टर के लिए 3 चैप्टर तो आप नहीं पढ़ने वाले हो स्पेशली। तो जो टॉपिक्स जिनकी ज़रूरत पड़े उनको आप वहाँ से पीछे पढ़ लीजिएगा। जैसे अगर मोलैरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो मोलैरिटी आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से PV=nRT क्या है, अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर यानी यूनिट 5 में है, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल बेटा हम क्या करते हैं, इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसको 11th क्लास के बच्चे भी देखते हैं, 11th के लिए भी है, और ये जो जेई या नीट के लिए हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे। जो 13th हैं, 13th के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स 12th पास आउट हैं, ड्रॉपर्स हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो उनके लिए अलग से लेक्चर होगा। तो वो यहाँ पर थोड़ा अगर देखेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी उनके लिए जो पहले से ही पता होंगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली हेडिंग यहाँ पर होगी वो होगी रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शंस। ये टर्म थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में भी आया था, वहां पर थोड़ा अलग था, यहां पे थोड़ा अलग है। एक बेसिक सी हेडिंग है, आप सब लोगों को पता होती है। ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, जैसे मान लीजिए आपने रिएक्टेंट लेकर के स्टार्ट किया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना स्टार्ट हुआ, एक अपना रेट होगा रिएक्शन का, और प्रोडक्ट जैसे ही बनता है वैसे ही क्या होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाता है। रिएक्शन फॉरवर्ड तो चलती ही है, बैकवर्ड भी चलती है। तो ऐसी रिएक्शंस जो बाई डायरेक्शनल होती हैं, मतलब अंडर सेम सेट ऑफ कंडीशंस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है, ऐसी रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसी रिएक्शंस जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता है अंडर सेम कंडीशंस। हो सकता है दूसरी कंडीशंस, टेम्परेचर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर या कुछ और चेंजेस करने पर प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, बट हम जिन कंडीशंस की बात कर रहे हैं उन कंडीशंस पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन रहा है बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस। डेफिनेशन में ऐसा कुछ खास है नहीं जो आपको स्पेशली समझाया जाए, बट इंपॉर्टेंट ये है, ये बाई डायरेक्शनल है, ये यूनिडायरेक्शनल है। यहाँ पर ये बाई डायरेक्शनल एरो का यूज किया जाएगा, यहाँ पर केवल एक तरफ एरो का यूज किया जाएगा। कौन सी रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं और कौन सी इररिवर्सिबल होती हैं, तो आपको बता दें बेटा, ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल ही होती हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो इररिवर्सिबल हैं। एग्जैक्टली ऐसे बता पाना आपके लिए
पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। आप ये मान के चलिए कि सारी रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूं जो कि इररिवर्सिबल के एग्जाम्पल्स हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। जैसे कि क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो ये रिएक्शन 100% फॉरवर्ड जाती है, इसमें बैकवर्ड की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो एक तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो गई। ऐसे ही कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही तो उसमें क्या है, रिएक्टेंट साइड में केवल सॉलिड है, प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, गैस बन गई, और गैस क्या करेगी, वहां से स्केप कर जाएगी, लीव कर जाएगी, जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको छोड़ देगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन फिर हो ही नहीं पाएगी अगर वो ओपन कंटेनर में कराई गई है तो। लेकिन अगर वही रिएक्शन क्लोज कंटेनर में कराई गई है तो ऐसे केस में वो भी रिवर्सिबल हो जाएगी। दूसरा ये एग्जाम्पल हो गया। कुछ थर्मल डिकम्पोजिशंस ऐसे होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशंस जो इररिवर्सिबल होते हैं। तो मतलब क्या होगा, आपने हीट किया, हीट के बाद क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुई, और वो डिकम्पोजिशन कैसा होता है, इररिवर्सिबल होता है। जैसे KClO3 का डिकम्पोजिशन वहां पर बनता है KCl + O2। इसके अलावा जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, आपने एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट, पानी में दोनों घुल सकते थे, एक्वस थे, उसके बाद क्या हुआ, एक सब्सटेंस ऐसा बन गया जो प्रेसिपिटेट हो गया। जब वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो प्रेसिपिटेशन से क्या होगा, और दूसरा जो रिएक्टेंट था, दूसरा एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट बन गया और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया, वो एक्वस सॉल्यूशन में ही है, तो उनका और उनका दोनों प्रोडक्ट्स का कांटेक्ट टूट जाता है। ऐसे केस में रिएक्शन कैसी हो जाती है, इररिवर्सिबल हो जाती है। और कंबशंस भी कैसे होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं। तो ये इररिवर्सिबल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बाकी को आप क्या मान के चलेंगे, रिवर्सिबल मान के चलेंगे। हालांकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ आने वाला है नहीं जो आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाएं कि कौन से रिवर्सिबल हैं, कौन से इररिवर्सिबल हैं। बस आपसे ये पूछा जा सकता है, भाई एरो देख के तो आप पहचान ही सकते हो कि ये रिवर्सिबल है और ये इररिवर्सिबल है, इस तरीके से। तो पहली हेडिंग को आप कंप्लीट करो। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल में जल्दी से 2 लाइनें लिखिए फटाफट। रिवर्सिबल में लिखिएगा, द केमिकल रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड products also form reactants under same conditions of temperature and pressure are reversible reactions। फुल स्टॉप के बाद they are bidirectional, ये बाईडायरेक्शनल होती हैं। तब आप नई लाइन से लिखिएगा, the chemical reactions in which reactants form products but products cannot form reactants under same set of conditions of temperature and pressure are irreversible chemical reactions। फिर आप ये इसमें आप लिख दीजिए they are unidirectional। फिर आप नई लाइन से लिखेंगे, most of the chemical reactions are reversible except few। कुछ को छोड़ के ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। और जो एक्सेप्ट फ्यू हैं उनके एग्जांपल्स में आपको लिखा रहा हूं। एग्जांपल्स में पहला है, लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इसमें से कोई एक भी वीक हुआ तो रिएक्शन इररिवर्सिबल नहीं होगी। और यहां क्या बनता है, आप सभी को पता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ध्यान रहे, अगर कोई एक भी वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा है, अगर इनमें से कोई एक भी वीक है तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। एक तो ये हो गई। सेकेंड, कंबशंस। थर्ड, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में इस तरीके से दिखा सकते हो, सपोज दैट हमने यहां पर लिया H2SO4। बेटा जी ये एक्वस होता है, मतलब पानी में घुल जाता है, प्लस BaCl2, ये भी एक्वस होता है यानी पानी में घुल जाता है। और इनकी केमिकल रिएक्शन से क्या बना, यहां पर आगे ही दिखा देते हैं। इनकी केमिकल रिएक्शन से यहां पर बना BaSO4 और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, सॉलिड। प्लस क्या होगा यहां पर, प्लस यहां पर होगा 2HCl और ये कैसा होता है, एक्वस। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी इसी कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा फ्यू थर्मल डिकम्पोजिशंस,
फ्यू थर्मल डिकम्पोजिशंस में जैसे आप दिखा दीजिए 2KClO3 हीट करने पर 2KCl प्लस 3O2। तो बेटा ये इर्रिवर्सिबल के एग्जाम्पल्स आपको लिखा दिए। लास्ट में चाहें तो आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उसमें आप लिखेंगे द रिएक्शंस विच आर कैरीड आउट इन ओपन कंटेनर एंड हैव गैसियस प्रोडक्ट्स। तो ऐसी रिएक्शंस जहां पर गैसियस प्रोडक्ट है और अगर ओपन कंटेनर में कराई जाएंगी तो जो गैसियस प्रोडक्ट होगा वो वहां से उड़ जाएगा और ऐसे केस में रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इर्रिवर्सिबल हो जाएगी। तो बेटा एक तो ये हो गया। इसके बाद पहली हेडिंग हमारी खत्म हुई, रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। बेटा इसके बाद हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। इक्विलिब्रियम क्या है समझिए। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान देना, ये हमने रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट बनता है, रिवर्सिबल है, इसलिए अंडर सेम सेट ऑफ कंडीशंस क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने स्टार्टिंग जो की वो रिएक्टेंट से की। मान के चलो कोई एक वेसल था, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और हमने इनको गैस मान लिया, क्लोज कंटेनर है। अब क्या हुआ, हमने इसके 10 मोल लिए जब टाइम 0 था। टाइम 0 का मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। इसके कितने थे, 0 थे। तो अभी जब ये है ही नहीं तो बैकवर्ड रिएक्शन तो चलेगी नहीं। रिएक्शन कौन सी चलेगी, फॉरवर्ड चलेगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन चलना स्टार्ट हुई, फॉरवर्ड रिएक्शन चली, लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड चली P बन गया, और जैसे ही P बन गया तो P से क्या होगा, R का बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप सोचोगे ऐसे तो P वहां कभी बन ही नहीं पाएगा, जैसे P बनेगा तो वो P क्या कर जाएगा, R में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं बेटा, P बनेगा। बेसिकली ना रिएक्शंस का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। रेट एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है, वो तो आपको 12th क्लास में एक चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आप ये मान के चल सकते हो रेट जो है वो अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए ऐसा, हालांकि ये बात मैं जो कह रहा हूं वो 100% सही नहीं है, कुछ सही है कुछ गलत भी हो सकती है। तो रिएक्टेंट की अमाउंट शुरुआत में कैसी है, ज्यादा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कैसा होगा, ज्यादा होगा। और जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो कैसी है, वो शुरुआत में तो 0 है, लेकिन जैसे ही बना भी होगा तब भी तो थोड़ा सा ही बन पाया होगा। अगर आप मान के चलें T = 1 सेकेंड, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कैसा होगा, कम होगा। तो शुरुआत में ये रेट ज्यादा है, ये रेट कम है, मतलब प्रोडक्ट के बनने का रेट ज्यादा है और प्रोडक्ट के डिसअपीयर होने का रेट कैसा है, कम है। तो ये समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, इसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। रिएक्टेंट के डिसअपीयर होने का रेट ज्यादा है और रिएक्टेंट के अपीयर होने का रेट कम है, तो समय के साथ क्या होगा, इसकी अमाउंट में कमी आएगी। जब इसकी अमाउंट में कमी आएगी तो फॉरवर्ड का रेट घटेगा, क्योंकि रेट इसी की अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। इसकी अमाउंट बढ़ रही है तो बैकवर्ड का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसा होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट्स बराबर हो जाएंगे। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट्स एक बार बराबर हो गए तो उसका मतलब ये हुआ, 1 सेकेंड में अगर इसके 10 पार्टिकल इधर गए तो 10 ही पार्टिकल क्या होंगे, बने होंगे। ऐसे ही 1 सेकेंड में अगर इसके 10 पार्टिकल डिसअपीयर हुए तो इस रिएक्शन से क्या हुआ होगा, इसके 10 पार्टिकल्स बन जाएंगे। और अब रेट्स में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जितना रेट तो इनकी अमाउंट्स पे डिपेंड कर रहा है ना, जितना ये डिसअपीयर हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। ऐसे जितना ये अपीयर हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। अब रेट्स बराबर होने के बाद क्या हुआ, हालांकि रिएक्शन चल रही है, फॉरवर्ड भी चल रही है, बैकवर्ड भी चल रही है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि रिएक्शन रुक चुकी है। रुक क्यों चुकी है, ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ना तो अब इसकी अमाउंट में कोई चेंज होगा, ना ही इसकी अमाउंट में कोई चेंज होगा। सब कुछ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, निकलने वाली जो हीट थी वो भी अब इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाएगी। मान लो रिएक्शन एंडोथर्मिक थी
तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया, मतलब जब तक रेट्स बराबर नहीं हुए, तब तक तो हीट निकलेगी। उसके बाद जो हीट डेल्टा एच है वो जीरो हो जाएगा, डेल्टा एस है वो जीरो हो जाएगा। डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा जी का मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी। ये सब कुछ क्या हो जाएगा? चेंज जीरो हो जाएगा, चेंज होगा ही नहीं, सब कुछ क्या हो जाएगा? अपनी जगह कांस्टेंट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की जो प्राइमरी डेफिनेशन होती है वो ये होती है दैट स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस एट विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम फिक्स्ड और कांस्टेंट। और ये डेफिनेशन सेकेंडरी होती है कि इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट्स कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। हालांकि दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन जो अगर आपको डेफिनेशन देनी पड़े व्हाट इज इक्विलिब्रियम, तो आप मेजरेबल प्रॉपर्टीज को लेकर के दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम के बारे में देखो बेटा, ये सारी चीजें जो हमने आपको यहाँ पर बताई थी कि शुरुआत में फॉरवर्ड चलेगी फिर बैकवर्ड चलेगी, मतलब शुरुआत में बैकवर्ड नहीं चलेगी, ये सारी चीजें लिखाई नहीं जा सकती, इनको आप समझिए। और समझने के बाद जो चीजें लिखनी हैं वो हम लिखा रहे हैं। इक्विलिब्रियम हमने हेडिंग डलवाई है, तो हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखा रहे हैं। तो आपने हेडिंग डाली है इक्विलिब्रियम, उसमें इक्विलिब्रियम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे करके आप डाल दो। तो 3-4 पॉइंट्स हम आपको 4-5 पॉइंट्स लिखाएंगे, उसमें से जो पहला वाला पॉइंट होगा वो उसकी डेफिनेशन भी होगी। तो लिखोगे आप पहले पॉइंट में, इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, स्टेज STAGE, that stage of reversible reactions at which measurable properties of all reactants and products as concentration, temperature, pressure etc. become fixed or constant। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ब्रैकेट में लिख लो, यही डेफिनेशन है। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction and backward reaction, rates of forward and backward reactions are equal, ये बराबर होते हैं। नंबर 3 आप लिखेंगे इट इज ऑलवेज डायनेमिक इन इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शंस चलती रहती हैं। लगता है ऐसा रुकी हुई हैं, बट एक्चुअली क्या होता है? रिएक्शंस चलती रहती हैं। इट इज ऑलवेज डायनेमिक इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर ऑफ द डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर ऑफ द डायरेक्शन। बेटा जी इस बात का मतलब ये है, आप रिएक्टेंट लेकर के स्टार्ट करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी, फिर बैकवर्ड चलेगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और अगर आप रिएक्टेंट नहीं लेते हो, आप प्रोडक्ट लेकर के स्टार्ट करोगे रिएक्शन, तो पहले बैकवर्ड चलेगी, या प्रोडक्ट यहां लिख लोगे आर वहां लिख लोगे, मतलब कुल मिला के किसी भी सब्सटेंस को लेकर के आप रिएक्शन को स्टार्ट कर लो, इक्विलिब्रियम आ जाएगा अगर वो रिवर्सिबिलिटी होगी उस रिएक्शन में। तो आप चाहो तो एक पॉइंट और भी लिख लो, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अटेन्ड इन ओपन कंटेनर्स बिकॉज open containers when any substance is gaseous, because in open containers reversibility is lost। बेटा एक तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स की। तो एक बेसिक सा ग्राफ बना रहे हैं। कुछ ग्राफ्स होते हैं जहां पर आपको बताना पड़ता है कि कहाँ इक्विलिब्रियम है, किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है। तो एक बेसिक सा ग्राफ ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने इस पर समय को लिया, मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, और हमने इस एक्सिस पर लिया कॉन्सेंट्रेशन को। तो ये हमने एक्स एक्सिस पे ये ले लिया। अब जरा ध्यान देना, जब टाइम 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी। तो ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, और प्रोडक्ट की क्या होगी? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0। ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा सही करके बना देते हैं। बेटा जी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे होगी। अब क्या होगा? टाइम के साथ क्या होगा? टाइम के साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, और घटने के बाद घटते घटते एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद अब इसमें कोई भी चेंज होना बंद हो जाएगा।
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ने के बाद बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाएगा। ये हमने ऐसे दिखा दिया, ये R है मतलब ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये P है मतलब ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए, ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया, ये पॉइंट यहाँ पर ये C ले लिया, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ऐसे करके। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बताइए कौन से पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आया। तो क्या होता है ना, जल्दबाजी में लोग ये कहते हैं कि पॉइंट बी पर इक्विलिब्रियम आया। नहीं बेटा, बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं आया। ध्यान देना, ये जो ग्राफ है, ए की कंसंट्रेशन घट रही है, बी की बढ़ रही है। पॉइंट बी पे एक ऐसा इंस्टेंट, एक ऐसा टाइम, मतलब एक पल के लिए या जो भी आप कहो, एक ऐसा इंस्टेंट बना था जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ी थी और फिर कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते बी की ऊपर निकल गई और ए की क्या हो गई, बी से कम हो गई। तो B इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। B एक इंस्टेंट पॉइंट है जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हुई थी, और कंसंट्रेशन का बराबर होना इज नॉट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर हो सकता है दोनों की कंसंट्रेशन में, अगर हम कंपेयर करें, प्रोडक्ट की ज्यादा हो सकती है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट की ज्यादा हो सकती है प्रोडक्ट से, या मे भी एक कंडीशन बनती है दोनों की बराबर हो। तो उसके बाद जब देखोगे तो ये वाला सी पॉइंट ऐसा है, उसके बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे क्या हुआ, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। और ऐसा टाइम जिसके बाद या जहां से कोई भी चेंज होना क्या हो जाए, बंद हो जाए, वही पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं। तो बेटा इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, आपको बता दें, इक्विलिब्रियम होगा एट सी या ई। आप ये दिखा सकते हैं, अगर ऑप्शन में आपको मिला हुआ है तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, सी और ई पे होगा। अगर आपसे पूछे रेट्स कहां पे बराबर होंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो कहां पे होगा, ये भी होगा एट सी या ई। ये बी पे नहीं होगा, क्योंकि बी पे क्या बराबर है, दोनों की ये एक्सिस क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन बताता है। बी पे कॉन्सेंट्रेशंस बराबर हैं, बी पे रेट्स बराबर नहीं है, तो बी पे बेटा रेट बराबर नहीं होगा। रेट कहां बराबर होगा, सी एंड ई पे ही बराबर होगा। अगर आपसे पूछें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड कैसा है, मैक्स है, मैक्सिमम है, तो ये कहां पे होगा, ये ए पॉइंट पे होगा, क्योंकि ए पॉइंट वो है जहां पर ए की अमाउंट सबसे ज्यादा है, और जब ए की अमाउंट सबसे ज्यादा होती है तो जो फॉरवर्ड का रेट होगा वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। ऐसे अगर आपसे पूछे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मैक्स कहां पे है, तो ये पॉइंट होगा, भाई बैकवर्ड का रेट यहां पे 0 है, बढ़ रहा, बढ़ते 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 ई पे जाकर के कैसा हो गया, ये रेट मैक्सिमम हो गया, और इसके बाद अब रेट ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। तो ये पॉइंट्स होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो हमने ग्राफ बनाया इक्विलिब्रियम पर, आपने देखा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा है। ऐसा जरूरी नहीं है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता था कि इक्विलिब्रियम पर भी क्या होता कि ए की जो कंसंट्रेशन होती, ए की अमाउंट जो होती, वो कैसी रहती, इस तरीके से, ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करते, इस तरीके से। तो ये पॉइंट अगर हम देते तो यहां पर ए पॉइंट ले लिया, चलो हमने ये बी पॉइंट ले लिया, ये हमने यहां पर क्या लिया था, सी लिया था, यहां पर सी के बाद हमने ये डी लिया, और ये पॉइंट हमने लिया था यहां पर ये वाला पॉइंट हमने, ये चलो ई ले लिया हमने। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रिएक्टेंट की अमाउंट कैसी रहेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, प्रोडक्ट से ज्यादा रहेगी। ऐसा भी पॉसिबल है, ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। ऐसे केस में भी क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम आएगा वो सी और ई पॉइंट्स पर ही आएगा। ठीक है, तो एक तो ये ग्राफ बनता है, उसके बाद एक बहुत बेसिक सा दूसरा ग्राफ बनता है, इसको रब करते हैं, बताते हैं। बेटा जी दूसरा बहुत बेसिक सा जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ये हमने समय ले लिया और इस एक्सिस पर हमने रेट को लिया। ऑफ कोर्स शुरुआत में फॉरवर्ड का रेट कैसा होगा, हाई, और बैकवर्ड का रेट कैसा होगा, 0। आपको जो अभी तक पढ़ाया है उसके हिसाब से आपके समझ में आया होगा। टाइम के साथ फॉरवर्ड का रेट घटता है और बैकवर्ड का रेट बढ़ता है।
तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ऐसे करके ग्राफ आएगा और आने के बाद क्या होगा, फॉरवर्ड का रेट घट घट के और बैकवर्ड का रेट बढ़ बढ़ के दोनों के रेट्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये हमने लिख दिया RF, RF का मतलब फॉरवर्ड का रेट, ये लिख दिया RB, RB का मतलब बैकवर्ड का रेट, और जहां पे दोनों के रेट्स कैसे होंगे बराबर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यही पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम, और इसके बाद इक्विलिब्रियम ही रहेगा अगर हम कोई डिस्टरबेंस यहां पर क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये दो बहुत बेसिक से ग्राफ बनते हैं जो कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थे। तो हम पढ़ चुके हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अभी देखो इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी थ्योरी है, उसके बाद 2-3 लेक्चर्स इकट्ठे न्यूमेरिकल्स के बनेंगे और न्यूमेरिकल ही एक्चुअली हमें चैप्टर को क्लियर करवाएगा। तो जो थ्योरी है उसको हम पढ़ लेते हैं, लास्ट में फिर एक लेक्चर और आएगा थ्योरी का, वो होगा ली-चैटलियर प्रिंसिपल का। तो पहले 2-3 लेक्चर होंगे, 2 या 3 लेक्चर्स होंगे थ्योरी के, मेरे ख्याल से 2 में ही काम चल जाना है, उस 2 में ही काम चल जाएगा। एक लेक्चर ये, एक और, उसके बाद 2 या 3 लेक्चर न्यूमेरिकल के होंगे, फिर लास्ट में एक लेक्चर फिर थ्योरी का होगा। और फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए इक्विलिब्रियम के और फिर ग्राफ्स पढ़ लिए। बात करते हैं अब हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। बेटा जी, इक्विलिब्रियम का जो क्लासिफिकेशन है वो कई बेसिस पे किया गया, हम आपको समझा देते हैं। 2 बेसिस पर यहां पर हम इक्विलिब्रियम का क्लासिफिकेशन करेंगे, 2-3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पहला है जो क्लासिफिकेशन, लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इक्विलिब्रियम, on the basis of nature of substances involved in equilibrium। तो बेटा एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जरा ध्यान देना फिजिकल इक्विलिब्रियम पे। इसमें जिन सब्सटेंसेस के बीच में इक्विलिब्रियम होगा वो केमिकली सेम होंगे। अंतर क्या होगा, फिजिकल स्टेट में, फिजिकल स्टेट में ही अंतर होता है। तो जैसे आप देखो, लिख लो आप, व्हेन इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट बिटवीन 2 फिजिकल स्टेट्स ऑफ केमिकली सेम सब्सटेंसेस, व्हेन इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट बिटवीन 2 फिजिकल फॉर्म्स ऑफ केमिकली सेम सब्सटेंसेस। पहला एग्जांपल आपको देते हैं यहां पे, इक्विलिब्रियम जो है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच है। जैसे कि अब ये फर्स्ट हमने डाला फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में भाई ये आप जानते ही हैं, H2O जो कि आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या होते हैं, आइस वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। ये फर्स्ट हो गया इसके अंदर, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड, इक्विलिब्रियम जो आएगा वो यहां पर लिक्विड और इसकी वेपर्स के बीच आएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी आप यहीं से उठा सकते हो, वाटर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है अपने वेपर्स के साथ, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और थर्ड पॉसिबल है जहां पर सॉलिड इक्विलिब्रियम में होता है अपनी वेपर्स के साथ, ये तब होता है जब सब्सटेंस कैसे होते हैं, सब्सटेंसेस सब्लिमेटरी होते हैं। इसका भी वेल नोन एग्जाम्पल है, नेफ्थलीन है या आयोडीन है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आयोडीन के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम में है अपनी गैसियस स्टेट के साथ, इस तरीके से। या नेफ्थलीन को आप ले सकते हो, कैम्फर को आप ले सकते हो। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो आता है वो किसके बीच आता है, 2 फिजिकल फॉर्म्स के बीच आता है।
फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जैसे इसमें सॉलिड लिक्विड हो गया, लिक्विड वेपर हो गया, सॉलिड वेपर हो गया। या इसके अलावा आपको और बताते हैं, इसमें फोर्थ जो पॉसिबल है देखिएगा, सॉलिड विद इट्स एक्वस फॉर्म। ध्यान देना, ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपने पानी में चीनी डिसॉल्व कर ली, इतनी चीनी डिसॉल्व करिए कि सोल्यूशन कैसा हो जाए, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड होने का मतलब ही यही होता है, मोर अमाउंट ऑफ शुगर कैन नॉट बी डिसॉल्व। फिर भी आप डाल दो, उसमें डाल दिया हमने, तो होगा क्या, जो चीनी घुली हुई है वो प्रेसिपिटेट होगी, और जो प्रेसिपिटेट जो आपने अलग से डाली थी वो क्या होगी, वो घुलती रहेगी। ये लगातार प्रोसेस चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि चीनी के आपने जो पार्टिकल्स डाले थे वो उसी शेप में रहेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप एक काम कर सकते हो, आप एक कॉटन का कपड़ा लो, उसमें चीनी को, सेचुरेटेड सोल्यूशन तो बना ही लिया आपने सबसे पहले, कॉटन में आप चीनी को बांध लो और उसमें हैंग करा दो, लटका दो। लटकाओगे तो धीरे धीरे कॉटन के कपड़े में जो बंधी हुई चीनी है वो सारी की सारी पानी में चली जाएगी, और बॉटम पे आप देखोगे क्या होगा, चीनी प्रेसिपिटेट हो गई। तो डिसॉल्व तो उतनी ही है, लेकिन इससे ये प्रूव हो गया कि प्रोसेस रुकी हुई नहीं है। अगर रुकी हुई होती तो कॉटन के कपड़े से जो शुगर है वो डिसअपीयर नहीं होनी चाहिए थी। तो होता क्या है, डिसअपीयर और मतलब कहने का डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन दोनों प्रोसेस क्या होती हैं, साथ में चलती रहती हैं। तो सॉलिड विद इट्स एक्वस फॉर्म, ऐसे हम दिखा सकते हैं। यहां पर जो शुगर है वो सॉलिड है और ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, एक्वस शुगर के साथ, जो कि पानी में घुली हुई है। ऐसे ही और यहां पर एग्जांपल हो सकता है, किसी भी गैस को पानी में आपने डिसॉल्व किया जो कि गैसियस स्टेट में है, और पानी में घुली हुई जो गैस होती है उसको हम एक्वस गैस कहेंगे। वो बाहर आती रहेगी और जो बाहर वाली है वो अंदर जाती रहेगी। कंटेनर क्लोज है, 5 लीटर का कंटेनर है, आपने 2 लीटर 3 लीटर पानी ले लिया, उसमें ऑलरेडी गैस क्या की आपने, डिसॉल्व कर दी, और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के क्या किया, आप उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया तो जो गैस डिसॉल्व होती है वो ऊपर आती रहती है, जो ऊपर आ रही है वो नीचे की तरफ डिसॉल्व होती रहती है। तो ये पहला हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जो हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें पहला तो हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखिएगा, व्हेन केमिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस, केमिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। व्हेन केमिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, when chemically different substances are present in equilibrium। बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं, देख लीजिए इस तरीके से, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस, और यहां पर इक्विलिब्रियम क्या आ गया, 2HI गैस, इस तरीके से। या और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हो, PCl5 गैस हीट करने के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इस तरीके से बेटा जी। तो ये जो इक्विलिब्रियम हुआ ये कौन सा आ गया, ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। तमाम एग्जांपल्स पॉसिबल हैं, एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स पढ़ोगे आप पूरे चैप्टर में, इसलिए ज़्यादा एग्जांपल्स हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो ये दूसरा हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा है यहीं पे आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में लिखिएगा, व्हेन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो स्ट्रॉन्ग में तो हो ही नहीं सकता, वो तो पूरी तरीके से टूट जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, बैकवर्ड आएगी ही नहीं। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम होता है ये केवल वीक में ही होता है। तो व्हेन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स डिसोसिएटेड, विद इट्स आयनाइज्ड या डिसोसिएटेड फॉर्म, इस तरीके से। एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, एक्वस पानी में घुला हुआ है, ये 100% नहीं टूटता है, ये बहुत कम टूटता है, लगभग 13% टूटता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस, इस तरीके से।
तो जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो अपनी ही आयंस जो होते हैं, डिसोसिएटेड फॉर्म्स जो होती हैं, जब उनके साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं तो इसे हम कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। बेटा जी जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं उसमें जो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम के बेसिस पे आपने 3 टाइप के पढ़े। एक फिजिकल के बारे में अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब जो पूरा चैप्टर यहाँ पर होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में होगा। और ये वाला इक्विलिब्रियम जो है आयनिक, ये बहुत बड़ा है, इसके लिए हम दूसरा चैप्टर लेंगे, हालांकि एनसीईआरटी में सेम चैप्टर में ही कहा गया है। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो क्लासिफिकेशन का दूसरा बेसिस है, बेसिस में आप और कुछ मत लिखिए, ये कैपिटल ए के अंदर था सब कुछ। कैपिटल ए के अंदर ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम थे, फिजिकल, केमिकल एंड आयनिक। कैपिटल बी में आप लिख दो सीधे सीधे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम्स। तो फर्स्ट है होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम्स। होमोजीनियस में लिखिएगा व्हेन the physical states of all reactants and products is same, it is homogeneous equilibrium। बेटा जी फिजिकल स्टेट सबकी सेम होनी चाहिए। अभी एग्जांपल हमने लिया था, ये गैस है, ये गैस है, और यहां जो प्रोडक्ट बना वो भी क्या है, ये गैस है। या लिक्विड वाले एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH एक्वस है प्लस C2H5OH, ये भी पानी में घुला हुआ है, एक्वस है। नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, यहां बना CH3COOC2H5, ये लिक्विड है। एक काम करते हैं, इसको लिक्विड लिख लेते हैं क्योंकि हमने पानी लिया ही नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं। और ये भी लिक्विड है, जो बना एस्टर वो भी लिक्विड है, प्लस H2O ये भी क्या है, लिक्विड है। तो जब फिजिकल स्टेट सेम होती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेकंड यहां पे आएगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में लिखिएगा व्हेन फिजिकल स्टेट्स, when all reactants and products are not present in single physical state, एक फिजिकल स्टेट में नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ में जो होते हैं, CaCO3 जो कि सॉलिड होता है, इसको हीट करो और क्लोज कंटेनर होना चाहिए, तो CaO सॉलिड प्लस CO2। यहाँ पर 2 टाइप की फिजिकल स्टेट्स आ गई, एक गैस है और बाकी 2 सॉलिड्स हैं। और भी एग्जांपल्स हैं बेटा यहाँ पर, जैसे अमोनिया, अमोनिया जो कि गैस है, इसको हम टच में लाए पानी के साथ जो कि लिक्विड है, पानी में जाने के बाद यहाँ क्या बना, NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। तो ये भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, 3Fe जो कि सॉलिड है प्लस 4H2O, ये यहाँ पर गैसियस फॉर्म में लिया जाता है। और यहाँ बना क्या, यहाँ बना Fe3O4 जो कि सॉलिड था प्लस 4H2 और ये गैस है। तो ये भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का ही एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा इक्विलिब्रियम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर कुछ ग्राफ्स पढ़े, और उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी थ्योरी का होगा, लेकिन इससे ज़्यादा समझने वाला और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और उसके बाद फिर हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स से ही चैप्टर ज़्यादा क्लियर होता है, तो ये मत सोचिएगा कि हम थ्योरी वाले लेक्चर्स देख लें और न्यूमेरिकल्स वाले ना देखें। तो न्यूमेरिकल्स हैं आपके सिलेबस में और एग्ज़ाम में खूब पूछे भी जाते हैं, तो हेल्पफुल होगा आपके लिए होपफुली ये।
तो वीडियो लेक्चर को बेटा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, दूसरों को फ़ायदा दे सकता है, तो उनको रिकमेंड भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।